नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। तो आज पहले बात हम बिहार की करेंगे और जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जो सामने आया है, सर्वे जो सामने आया है, उससे जुड़ी हुई बात हम उससे शुरुआत करेंगे। इस सर्वे में मिली जानकारी राज्य में समाज का आईना है और शिक्षा और जाति के आंकड़े अगर हम देखें, आपको बता दें 80 लाख लोग या 6.11% आबादी ग्रेजुएट है। सिर्फ 0.82% लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आबादी में सिर्फ यानी कि 0.07% लोग पीएचडी हैं। अनुसूचित जाति के लोगों में सिर्फ 5.76% ने ही स्कूली पढ़ाई की है। सामान्य श्रेणी के 14% लोगों ने स्कूली पढ़ाई की है। तो ये शिक्षा का स्तर बता रहा है। अगर हम बात करें नौकरियों की, सिर्फ 1.57% लोग सरकारी कर्मचारी हैं। प्रतिशत के हिसाब से नौकरियों में सामान्य श्रेणी के लोग ज़्यादा और पिछड़े वर्ग में कुर्मियों और कुशवाहों के पास ज़्यादा नौकरियां हैं। तो अगर हम आपको कुछ आंकड़े दे दें तो यादव 1.55% सरकारी नौकरियों में हैं, कुशवाहा 2.04%, कुर्मी जाति के 3.11% लोग सरकारी नौकरियों में हैं, पिछड़ी जाति के 1.75% के पास सरकारी नौकरी है, पिछड़ा वर्ग में शामिल बनिया जाति में 1.96%, सुरजापुरी मुस्लिमों के पास 0.63% सरकारी नौकरी है, बाढ़ जाति के पास 4.2%, मलिक मुस्लिम के पास 1.39% लोग ये सरकारी नौकरी करते हैं। ये पता चला है कि सवर्णों में 25%, तो ओबीसी में 33% गरीब है, एसटी एससी में गरीबी 43% के करीब है। तो कुल मिलाकर कहें तो 34.13% परिवार गरीब हैं, 32% ही स्कूल यहाँ पर नहीं गए हैं। तो ये एक मोटा आंकड़ा है, लेकिन कल से कुछ और तथ्य सामने आए, धीरे धीरे और जानकारी आएंगे। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें कुछ और बारीकियां समझाएंगे जो हाल फिलहाल हम लोग इतना नहीं देख पाए। मनीष, आप हमारे साथ जुड़ गए, ज़रा आप बताइए, ये पूरा आर्थिक सर्वे जो एक गरीबी क्या पैमाना है गरीबी का, वो भी बता दीजिए, और क्या आपको लगता है क्या नई बातें और इसमें सामने आई हैं जो चिंता की बात है? देखिए निधि, ये पहली बात तो ये है कि आज़ादी के बाद शायद बिहार पहला राज्य होगा जिसने अपने हर घर का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया है। 7 पैमानों पर उन्होंने 7 क्राइटेरिया रखा था। उसके आधार पर केवल जाति का डेटा कलेक्ट किया गया, बल्कि साथ ही साथ जो भी लोगों ने बताया। हालांकि मैं आपको पहला ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जब आप केंद्र सरकार यानी कि केवल केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी वो करा सकती है, ऐसा ये नहीं है। लेकिन जब केंद्र सरकार कराती है तो आपको जो डेटा होता है, जो आपके अपने बारे में जानकारियां होती है, वो देने की बाध्यता होती है और उसे आप अगर ना कहेंगे तो आपके ऊपर में कार्रवाई भी हो सकती है। वो एक तरह से उसमें सजा का भी प्रावधान होता है। लेकिन जब हमारे संविधान में ये है कि राज्य सरकारें भी जातिगत सर्वे या और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी करा सकती हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। ये आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना कितना डेटा शेयर करना चाहते हैं, या आप ना भी कह सकते हैं। लेकिन बिहार में जो डेटा आया है उसमें करीब जो डिपार्टमेंट, जो इसका नोडल डिपार्टमेंट था, उसका कहना है कि लोगों की काफी उत्सुकता और उनकी दिलचस्पी थी। और ये देश में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने न केवल जाति का ब्यौरा लिया बल्कि साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराए। निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं, जो विभिन्न पैमाने थे, जैसे शैक्षणिक हो या उनके आर्थिक हो, आर्थिक में भी कई सारी उन्होंने क्राइटेरिया बनाई हुई थी कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट किया है तो वो कौन सा काम कर रहे हैं, या वो कृषक हैं, कृषि में कितनी ज्यादा उनकी निर्भरता है। तो निश्चित रूप से जो कृषि के ऊपर निर्भरता है वो काफी ज्यादा है। साथ ही साथ जो कुछ चौंकाने वाले भी तथ्य रहे, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में थे, जो बिहार ने जो सर्वे कराया, जैसे कि लोग गरीबी रेखा के नीचे कितने जीवन बसर कर रहे हैं। तो जो केंद्र का भी आंकड़ा है और जो बिहार का भी आंकड़ा है वो कमोवेश वो मैच करता है। और राज्य सरकार ने ये दावा किया कि भाई हमने जो भी कार्यक्रम किए
उसके कारण बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। लेकिन अभी भी बिहार में 39% के करीब आबादी जो है वो उसकी जीवन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को वो मजबूर है। साथ ही साथ निधि, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इस डेटा को अगर आप देखेंगे, इसकी बारीकियों को देखेंगे, तो अनुसूचित जाति और जनजाति जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान आजादी के बाद से रहा है, देश स्वतंत्र हुआ 1950 के बाद से रहा है, उसके बावजूद उनकी सरकारी नौकरियों में जो उनका प्रतिनिधित्व है वो काफी कम है। और उसका कारण दो हो सकता है। एक, सरकारी नौकरियों में उनके लिए उतनी ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं रही हो, या दूसरा पक्ष यह है कि वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये एक बात पब्लिक डोमेन में भी रही है कि वो चाहे ओबीसी कोटा हो या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कोटा रहा है। हालांकि बिहार में अब ट्राइब की संख्या केवल 1% है, लेकिन वो उतने लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग उस पोस्ट के लिए उन्हें नहीं मिल पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वैकेंसी रह जाती है। और उनका भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान के बावजूद जो अगर आप उनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो काफी डिसमल है, काफी कम है, जो चिंता की बात है। दूसरी बात यह है निधि कि अगर आप अन्य पैमानों पर शैक्षणिक भी अगर आप देखें, बिहार में पढ़ाई लिखाई के बारे में कई सारे बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, लेकिन ग्रेजुएट देखें, इंटरमीडिएट देखें, तो राष्ट्रीय औसत से ये काफी कम है। और अभी भी लगता है कि बिहार को शिक्षा के फ्रंट पे काफी कुछ करने की अभी भी गुंजाइश है। हालांकि बिहार सरकार कह रही है कि जो डेटा आया है, हम तो करीब 2 दशक से कह रहे हैं कि अगर आप हमें राष्ट्रीय औसत पर देखना चाहते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जिससे कि कई सारे आर्थिक उन्हें लाभ मिलेगा, पैसे ज्यादा खर्च करने के, विकास के काम पे पैसे ज्यादा खर्च करने के लिए मिलेंगे, जिससे कि बिहार में और भी ज्यादा विकास होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो डेटा है उसमें बहुत कुछ जो है चौंकाने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं निधि कि कल ही बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक कर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। जैसे उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं कि वो काफी गरीब माने गए हैं, और वैसे परिवार के लोगों को एक सदस्य को अगले उनको 2 लाख रुपए अपना स्वरोजगार करने का एक घोषणा की गई है, जो 4 सालों में दी जाएगी। यानी कि हर उस परिवार के 94 लाख परिवार के एक मेल हेड को हर साल 4 सालों तक 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ अनुसूचित जाति यानी कि दलित वर्ग के लोगों के लिए, खासकर उनकी जो दो जातियां हैं, पासी और मुसहर, उन लोगों को अभी 1 लाख रुपए उनका प्रावधान था आर्थिक सहायता का, अब उसे बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। साथ ही साथ जमीन खरीदने के लिए भी पैसे का एक अलग से, जो लोग भूमिहीन हैं उसकी भी संख्या बिहार में कई करोड़ में है, और उनके लिए भी जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का, हालांकि 1 लाख रुपए में कितना जमीन मिल पाएगा आज के तारीख में, वो भी एक विवाद का विषय हो सकता है या बहस का विषय हो सकता है। लेकिन सरकार को लगता है कि जब तक आप जी, हमारे सहयोगी जो बिहार से आते हैं वो कह रहे थे जिस तरह से भूमिहार बताया गया, इस पे गरीब कितने प्रतिशत हैं, वो किस पैमाने पर वो सवाल उठा रहे थे सर्वे पर, क्या इस पे दोबारा गौर करने की जरूरत है? भूमिहार के पास जमीन होती है, भूमि का जिसके पास हो, समझा रहे थे मुझे, तो वो कैसे गरीब हो सकते हैं? तो इसके बारे में क्या वहां पे चर्चा हो रही है, या वहां पे जमीनी स्थिति क्या है जो सर्वे में झलकी है? देखिए, जो भी डेटा है जो लोगों ने शेयर किया है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन तो नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से जो डेटा है 25% लोग भूमिहार जाति में, तो जो उनकी संख्या है, उनकी जो जनसंख्या है उसके 25% लोग गरीब है, या उसमें कई सारे लोग जो हैं वो उनकी लाखों की संख्या में हो सकती है जो भूमिहीन है। तो हर व्यक्ति जो है, अगर हर समाज में वो, आप अगर अनुसूचित जाति के कुछ जातियों को छोड़ दें तो हर समाज में, वो ओबीसी हो या अपर कास्ट हो, उसमें आपको प्रभावशाली यानी कि समृद्ध लोग भी दिखेंगे, मध्यम वर्ग के लोग भी दिखेंगे, और काफी गरीब भी आपको दिखेंगे। तो उस डेटा पे किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि बाय एंड लार्ज कंफर्म करता है। हाँ, नंबर को, संख्या को लेकर लोगों को यह लगता था कि अब ये डेटा आने से ये बात हुई है कि हर जाति जो है अपने जाति के आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं पहले काफी ज्यादा अधिक एक तरह से एग्जेजरेटेड क्लेम करती थी, जो इस डेटा ने उसको एक तरह से दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है।
निधि। बिल्कुल। और एक और संक्षेप में, जो 7% ग्रेजुएट्स बताए गए स्नातक हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बिहार से आते हैं, इतने परिश्रमी पढ़ाई में इतने अच्छे नंबर्स लाते हैं, तो क्या माना जाए वहाँ पर शिक्षा बिल्कुल ठीक नहीं है, या क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था कि सिर्फ 7% ग्रेजुएट्स। निश्चित रूप से जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं वो काफी चिंताजनक रही है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई इसके ऊपर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, और इसे काफी हद तक ठीक करने की कोशिश है। और राज्य सरकार ने फिर उस पर भी दावा किया कि देखिए 15 सालों में जो हमने प्रयास किया कि जो बच्चियों को हमने साइकिल दिया, उसके कारण जो मैट्रिक और इंटर करने वाले जो संख्या है वो भी बढ़ी है, ग्रेजुएट छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। हाँ, निश्चित रूप से जो बच्चे माइग्रेट किए हैं उनका डेटा इसमें शायद रिफ्लेक्ट नहीं हो, लेकिन वो जो माइग्रेट करने वाले भी लोग हैं वो साल में 1000-2000 से ज्यादा उनकी संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर आप जो बच्चे इंटर पास करते हैं उसकी तुलना में देखेंगे तो निश्चित रूप से जो ग्रेजुएट छात्रों की संख्या है जितनी होनी चाहिए वो काफी कम है। निधि। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए धन्यवाद। तो ये चर्चा लगातार जारी रहेगी जब जिस तरह से और कुछ बारीकियां सामने आएंगी इस आर्थिक सर्वे की। बहरहाल बिहार एक और मसले को लेकर चर्चा में है। नीतीश कुमार के जो कल उन्होंने विधानसभा में आबादी नियंत्रण के बारे में जो एक तरह से बयान दिया, टिप्पणी, उस पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है और इन बयानों को बिहार विधानसभा से हटा दिया गया है। इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है, आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं। नीतीश कुमार को विधानसभा में बिहार की प्रजनन दर में गिरावट में महिलाओं के योगदान पर दिए गए बयान के 24 घंटे बाद माफी मांगनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह माफी मांगी। मुख्यमंत्री शर्म करें। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापस करते हैं। लेकिन उस बयान की खूब आलोचना हो रही है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान बिना नीतीश कुमार का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाना बनाया। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। और बाकी समझ लीजिए, हमने तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। बिहार में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयानों को शर्मनाक, घिनौना और अश्लील बताया। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट, उनको साहस कैसे हुआ। आला है और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को याद दिलाया कि विधानसभा एक पवित्र जगह है। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। नीतीश कुमार ने भले माफी मांग ली हो, लेकिन उनके बयानों पर विवाद जल्दी थमता नजर नहीं आता। पटना से मनीष कुमार के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल में सरकार चलानी चाहिए? इस सवाल के साथ आम आदमी पार्टी अब जनता के बीच जाकर जनमत संग्रह करेगी। एक रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायकों पार्षदों की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हुई बैठक के बाद पार्टी ने तय किया है
कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका का मुद्दा वो जनता के बीच लेकर जाएगी और जनमत संग्रह करवाएगी कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। अब दिल्ली के अंदर एक एक घर में, एक एक जगह जा जाकर, एक एक गली में जा जाकर रेफरेंडम चलाया जाएगा, लोगों से जन संवाद किया जाएगा और लोगों की विचार जाना जाएगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्षी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के फर्जी जनमत संग्रह की बात कर रही है, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि अब दिल्ली में भी हमें अरविंद केजरीवाल के रूप में राजनीति का नया लालूकरण देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी की रायशुमारी से पहले एनडीटीवी ने दिल्ली की जनता से उनके मन की बात जानने की कोशिश की। जेल से सरकार चलाए, वहीं करें, इस्तीफा ना दें। इस्तीफा क्यों देंगे? चीफ मिनिस्टर है, कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि केजरीवाल जी ने कुछ गलत किया होगा। अब जो बंदा गलत कर रहा है उसके साथ पब्लिक कैसे जा सकती है, उसके साथ कैसे दे सकती है? हाँ। जो हो रहा है उनके साथ वैसे होना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये मान चुकी है, ये मानकर चल रही है कि अगर ईडी का नोटिस आया है तो देर सवेर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार जरूर करेगी। इसलिए अब वो इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर लड़ना चाहते हैं और इसीलिए जनमत संग्रह कराकर जनता के बीच जाने की तैयारी है। ज़मीन पर, सड़क पर इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली की हवा में हर दिन जहर घुलता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सुबह शाम काले धुंध की परत देखी जा सकती है। लेकिन हम आपको ये नासा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये हालात सिर्फ राजधानी नहीं, पंजाब से लेकर पाकिस्तान, बंगाल की खाड़ी तक धुंध की चादर है। और मुंबई की भी बात करें तो वहाँ की भी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने ये सैटेलाइट के ज़रिए तस्वीरें भेजी हैं। तो पूरा उत्तर भारत जो है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर इस तरह की प्रदूषित हवा है और यही जिसका कारण है कि किस तरह से खास और आँख की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक स्कूलों को विंटर ब्रेक घोषित कर दिया है। इसके निर्देश दे दिए दिल्ली सरकार ने और इसे पूर्व निर्धारित दिसंबर जनवरी में होने वाले विंटर ब्रेक को अभी घोषित करने का आदेश दे दिया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में सभी स्कूलों को औपचारिक आदेश जारी किया गया है। इन छुट्टियों को विंटर ब्रेक के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। ऑड इवन को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो एमएस प्यूरी की तरफ से रखा गया था उसको ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि ऑड इवन को लेकर के अब तक स्टडीज क्या कहती हैं। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे पास 2 बड़ी स्टडीज हुई हैं ऑड इवन पे। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट स्टडी की थी ऑड इवन को लेकर के, और दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ने स्टडी की थी। तो इन दोनों की जो स्टडीज रिपोर्ट हैं वो भी हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको हम सबमिट करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनकी जो स्टडीज हैं। तो ये ऑड और इवन को लेकर शुक्रवार को बैठक होगी। बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा लेने के बारे में सोचा जा रहा है। पर्यावरण मंत्री दिल्ली के गोपाल राय ने IIT कानपुर की टीम के साथ बैठक बुलाई है और इससे पहले भी एक बार 2018 में कृत्रिम बारिश की योजना बनाई गई थी। IIT कानपुर के प्रोफेसर्स ने तैयार भी कर ली थी, लेकिन मौसम अनुकूल ना होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। अब फिर से संभावना बन रही है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश की जाए, लेकिन आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कृत्रिम बारिश होती क्या है। आपको बताते हैं। आसमान में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है
एयरक्राफ्ट की मदद से ये होता है छिड़काव। सिल्वर आयोडाइड हवा और मौजूद बादलों के संपर्क में आता है। सिल्वर आयोडाइड बर्फ की तरह होती है और नमी वाले बादलों में पानी की मात्रा बढ़ती है, तेज़ गति से बादल बनने लगते हैं। इन्हीं बादलों से बारिश होती है। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। इसके लिए बादलों में नमी, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा बादलों में तो ये कृत्रिम बारिश कराना मुश्किल होता है। तो त्योहारों का मौसम भी आ रहा है, पटाखों की बात हो रही है, दीपावली है, तो अदालतें और सरकारें इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखों को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन एक स्टडी में पाया गया कि करीब 63% ग्रीन पटाखों के सैंपल टेस्टिंग में बेरियम समेत कुछ अन्य खतरनाक रासायनिक तत्व पाए गए हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। विक्रेता ग्राहक दिवाली के जश्न के सामने स्टडी से बेपरवाह हैं, पर स्टडी करने वाली संस्था तुरंत इन पटाखों को बाजार से हटाने की मांग कर रही है। बातचीत सुनिए। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर किस तरह से यहाँ पर पटाखों की बिक्री हो रही है आप देखें। खूब उत्साह लोगों में इस दौरान पटाखे खरीदते हुए, और जहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही है, आइए कुछ कस्टमर से भी बात करते हैं। सर, आप लोगों को जानकारी है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में क्या होता है? हाँ, ग्रीन क्रैकर्स की भी मैम जानकारी है, लेकिन नहीं, हमने तो ग्रीन ही खरीदा। धुआं लगा रहे हैं ना? उसमें बहुत कम धुआं हो गया है जी। लेकिन अभी एक स्टडी हुई है जिसमें पाया गया है कि उसमें भी वो तमाम ऐसे हार्मफुल केमिकल हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है जी। अब उस स्टडी को समझते हुए क्या अभी आप ग्रीन क्रैकर्स लेना चाहोगे? मैम, ये तो हम जानते हैं कि जहाँ भी आग लगे वहाँ धुआं तो होगा ही, और जहाँ जहाँ धुआं होगा वो सेहत के लिए हानिकारक तो होगा ही। लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ हमारे त्योहार की कुछ मान्यताएं भी हैं, कुछ बच्चों की जिदें भी हैं, उनको देखते हुए जितना कम हो सके उतना कम कर रहे हैं। जहाँ पहले 3000 रुपये चीज़ खरीदते थे हम 300 में हमने इक्तफा कर लिया है। दिवाली है, लगनी भी चाहिए, ज़्यादा मत करो, थोड़ा सा बच्चों के लिए दिवाली के लिए थोड़ा सा करो, ज़्यादा पटाखे मत फोड़ो, ज़्यादा होता है पॉल्यूशन, ऐसा मत करो, बड़े बड़े पटाखे मत फोड़ो। मुंबई में इस बार बहुत ज़्यादा AQI लेवल ख़राब है और लोगों की सेहत बहुत ख़राब हो रही है, तो ऐसे बीच में सवाल उठ रहे हैं कि क्या फायर क्रैकर्स चलाने चाहिए? नहीं, आपको खरीदने आए हैं? प्रदूषण देखने आए हम, अभी कुछ खरीदा है, कुछ तो ऐसा डिसाइड नहीं किया। इतना भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि वापस जाए। मुंबई में जैसी हालत है अभी पोल्यूशन की, पटाखे चलाने चाहिए कि नहीं चलाने चाहिए? चलाने चाहिए, पर कम, बहुत कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए बस। जो कोई पटाखे देंगे केमिकल तो रहेगा, तो बिना केमिकल के पटाखे बनते नहीं है कोई भी। लेकिन एक्चुअली आप बोलते हैं दिवाली इंडिया का एक फेस्टिवल है, आप देखोगे हर फेस्टिवल पे देखो लाखों पटाखे चलते हैं, कभी बम हो, कभी पटाओ, क्या नाम है, न्यू ईयर हो, क्रिकेट हो, कोई फेस्टिवल हो, वहाँ पे जिससे ज़्यादा पटाखे चलते हैं। दिवाली खाली नाम इसके लिए बोलते हैं, दिवाली सेलिब्रेट ऑफ लाइफ, बट लेकिन लोग समझते नहीं कुछ भी। हम भी इसी शहर में रहते हैं ना, तो पॉल्यूशन जितना कम हो, मिनिमम हो, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। सो वी आर वेलकमिंग दिस वर्डिक व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन के ग्रीन करो, तो ग्रीन कर दिया। अभी मैन्युफैक्चर उसके लिए टाइम लगा, 2-3 साल से R&D चल रहा है, अभी इस साल तो सारा हो गया, सब ग्रीन फटाके ही आ गए हमारे। ग्रीन क्रैकर्स को लेके कहा जा रहा है कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी वो हार्मफुल केमिकल अभी भी मिलाए जाते हैं, तो उससे कितना, उसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट ए मैन्युफैक्चरर और आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, तो मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। मगर ऑफकोर्स ये मेटल तो इसमें रहता ही है, बट लोग रॉन्ग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये मेटल वो मेटल। इस्राएल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मांग है कि 1 लाख भारतीय कामगार वहां पर पहले काम कर रहे फिलिस्तीनियों की जगह लें। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस बारे में बातचीत अभी बेहद प्रारंभिक स्तर पर है, कोई फैसला फिलहाल नहीं हुआ है। इजराइल हमास युद्ध का एक अहम पहलू ये भी है कि वहां के निर्माण क्षेत्र पर संकट दिख रहा है, क्योंकि करीब 90,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल से निकाल दिया गया है। अब वहां के कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने सरकार के सामने मांग रखी है कि उनके बदले 1 लाख भारतीय कामगारों को इजराइल में काम करने के लिए बुलाया जाए। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
युद्ध चल रहा है और सरकार बड़ी संख्या में भारतीयों को विशेष विमानों के जरिए इजरायल से निकाल चुकी है। इजरायल पर कई दिशाओं से हमले हो रहे हैं। युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा बड़ा हो रहा है। ऐसे में क्या कामगारों को इजरायल भेजना ठीक होगा? युद्ध के पहले तक इजरायल में करीब 18,000 भारतीय काम कर रहे थे। इनमें से 14,000 वहां उम्रदराज मरीजों की देखभाल करने वाले हैं। इसी साल मई में जब इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत आए तो दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ कि 42,000 भारतीयों को वहां जाकर काम करने की इजाजत होगी। इनमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में और 8,000 नर्सिंग क्षेत्र के लिए थे। असल में कामगार वहां पर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां काम करने का हालात और वेतन अच्छे हैं। मरीजों की देखभाल करने वालों को करीब 1,25,000 महीने वेतन मिलता है। खाना, रहना, सेहत संबंधी सुविधाएं मुफ्त हैं। ड्यूटी से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त पैसे दिए जाते हैं। शुक्रवार दोपहर से शनिवार दोपहर तक चाहें तो काम ना करें। 4 साल का वीजा मिलता है जो आसानी से रिन्यू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 2.5 लाख तक वेतन मिल सकता है। अब ये सरकार और खुद कामगारों को सोचना होगा कि इस वक्त ऐसे माहौल में वो काम के लिए इजरायल जाना चाहेंगे या नहीं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सियाचिन की लाइफलाइन कहे जाने वाले चीता और चेतक हल्के हेलीकॉप्टर अगले 3-4 साल में सेना से रिटायर होने लगेंगे। सियाचिन और दूसरे दुर्गम इलाकों में ये हेलीकॉप्टर काफी मददगार साबित होते हैं। अब इन हेलीकॉप्टर की जगह HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लेंगे। चीता और चेतक की जगह लेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। दुर्गम और कठिन इलाके में चीता और चेतक का कोई सानी नहीं है। ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों को ले जाना हो, किसी घायल को लेकर आना हो या निगरानी या फिर सामान ही लाना हो, इनको छोड़कर कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है। ये अब कई दशक पुरानी हो चुकी है, इसीलिए पुराने होने के कारण इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं और उसको मेंटेनेंस उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसी भी सर्विस को ये सोचना पड़ता है एक समयबद्ध तरीके से उसको रिप्लेस किया जाए। वही स्टेज अब चेतक चीता की आ गई है कि इसका एक रिप्लेसमेंट लाया जाए। चीता और चेतक हर मौसम में फ्लाई नहीं कर सकते हैं और इसमें ना ही ऑटो पायलट है, जिससे पायलट को हेलीकॉप्टर उड़ाने में आसानी होती है। वहीं LUH में ग्लास कॉकपिट है, हर मौसम और दिन व रात में उड़ान भर सकता है। इसमें 6 लोगों की बैठने की क्षमता है। ये करीब 235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसमें ताकतवर शक्ति इंजन भी लगा हुआ है। ये एक अपग्रेडेड वर्जन होगा इस जहाज़ का। नेचुरली इसके एवियोनिक्स बहुत बेटर होंगे अभी वाले जहाज़ से और इसके इंजन की ताकत ज़्यादा होगी। जो इंडिजिनस शक्ति इंजन है वो इसमें लगाया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी चीता के बनिस्पत एंड प्लस एवियोनिक्स होगी, सो इसलिए ऑल वेदर एयरक्राफ्ट रहेगा, ये फ्लाई करेगा। सेना की योजना है अगले 10-12 सालों में 190 के करीब चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हटा दिए जाएं। सेना की सोच है कि वो 100 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ले और अगर HAL और हेलीकॉप्टर नहीं दे पाता है तो जरूरत पूरी करने के लिए लीज पर भी कुछ हेलीकॉप्टर लिए जा सकते हैं। और इसी खबर के साथ देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।